अगर जीवन भर का कोई नराधम, दुष्ट, हत्यारा, बलात्कारी, डकैत मरने के समय राम कह देता है तो वैकुंठ चला जाएगा। ये हम पढ़ते हैं, ये कहता है पंडित बात। लेकिन वो कहते हैं राम कहने से अगर दुनिया को गति मिलती है तो चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। कहो शक्कर शक्कर और चाय लेकर के बिना चीनी की शक्कर मीठा हो जाएगा। अगर इतनी छोटी सी कंठी बांधने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो हम 2-4 हाथ का जो मिट्टी हल चलाने के बाद जो मिट्टी पाटते हैं, हेंगा पाटन, वो बांध ले। एरिया थोड़ा बड़ा होगा तो जल्दी पकड़ लेगा। अगर गंगा नहाने से स्वर्ग मिलता है तो मेढक और मछली को सबसे पहले मिलना चाहिए। ज्यादा ना, आज से कितने 100 साल पहले कबीर कह रहे, तो ये जान लीजिए कि कवि को कविता लिखने आती कि नहीं आती, इससे महत्वपूर्ण है कि कवि ये जानता है कि नहीं जानता है कि उसको क्या लिखना चाहिए। मैंने याद दिलाया था विजय जी को कि कहिएगा, ये बात वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आज की जो समकालीन कविता है, जैसे महेश जी छंद की बात कर रहे थे, हमारे जीवन में छंद है, कविता से छंद नहीं दिखता। सही कह रहे हैं, तमाम भाषाओं की कविताएं मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन लय कहां गायब होगी? लय तो रहेगी। विजय जी ने कहा कि लय के बिना तो प्रलय हो जाएगा। तो सुर और ताल का जो सामंजस्य है, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात आज कुछ वर्षों पहले कही थी कि समकालीन या कविता कह लो, कविता में इस बात की आवश्यकता है कि अब शब्दार्थों के अर्थ बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए। जैसे हम कहें गाय, तो गाय सिर्फ गाय का प्रतीक नहीं रह गई। इस बात से मेरे मन में आया कि अगर हम मंदिर कहते हैं तो शताब्दियों से जिस मंदिर की अवधारणा हमारे मन में है, वो मंदिर वही मंदिर है। आज के अर्थ में जब भारतवर्ष का हर अखबार मंदिर मंदिर कह रहा है, सब मंदिर कह रहे हैं, तो मंदिर वही है नहीं। अब वो मंदिर से बहुत बड़ी बात है, वो सिर्फ एक छोटे से आकार का मंदिर नहीं है। मैंने सोचा कि इससे राजा को कितना फायदा है। मंदिर से राजा को फायदा है कि नहीं? मंदिर से सिर्फ पुजारी को फायदा है। मंदिर से सिर्फ जो आस्था के लोग हैं, जो पूजा करने जाते हैं, उन्हें फायदा है। खैर मनाओ राजा कि देश में इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं, नहीं तो लोग जो उनसे मांगते हैं तुमसे मांगते हैं। खूब खाओ मुटाओ राजा, खूब खाओ मुटाओ राजा कि देश में इतने मठ मंदिर हैं, इतने शक्तिपीठ हैं। खूब खाओ मुटाओ राजा कि देश में इतने मठ मंदिर हैं, इतने शक्तिपीठ हैं, वरना जो भीड़ वहां रेला देती है तुम्हारे दुर्ग द्वार पर खड़ी होती है। प्रभु के गुण गाओ राजा, प्रभु के गुण गाओ राजा और मंदिर बनवाओ राजा। कविता प्रभु के गुण गाओ राजा और मंदिर बनवाओ राजा। तो आज मंदिर का जो शब्दार्थ है, जो गाय का शब्दार्थ है, वो ही नहीं रहा। बहुत सारे शब्द हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़ाते हैं जो रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक अर्थ में हो जाते हैं, उनके 1000 अर्थ होते हैं। अब मूल्य शब्द जो है वो मात्र जीवन मूल्य नहीं है, बाजार ने उसे हाईजैक कर लिया। अब इतने माल हैं कि जो मालमत्ता था कि मालमत्ता लेके भाग गया, ये मुहावरे का अर्थ ही बदल गया।
इसलिए आज के कवि को पहले बहुत अच्छी बात उन्होंने कविता क्या है निबंध करने के लिए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सभ्यता ज्यों-ज्यों विकसित होती जाएगी, उन्नत होती जाएगी, कवि कर्म उतना ही जटिल होता जाएगा। तो आपकी चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि युवावस्था, संसार में जवानी का कोई विकल्प नहीं है। आपको जो दिखाई देगा वो हमको नहीं दिख सकता, और बट नेचुरल है, मेडिकली सर्टिफाइड है। 60 साल की आंख उस तरह चश्मा उतार दें, अभी देखो धुंधले दिखने लगे सब, लेकिन आपको तो चश्मा नहीं लगा है ना, हमारी आंखों पर तो चश्मा लग गया। तो जो युवावस्था है उसके भीतर प्रकृति की, मनुष्य की तमाम जो सौंदर्य चेतना है, जो समझदारी है, वो जिस तरह से सौंदर्यानुभूति है जिस तरह की, वो हर उम्र में नहीं हो सकती। एक दिन जो है आप लोग जब हम लोग की उम्र में आएंगे या उससे भी अधिक उम्र में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि चीजें जो युवावस्था में हमको दिखती थी उस तरह से अब क्यों नहीं दिखती, नहीं दिखेंगी, दिखेगी ही नहीं। इसलिए जो उद्रेक आपके भीतर है, जो संवेदनशीलता है, हम लोग तो घिसे हुए पत्थर हो गए, लेकिन आप तो एकदम तरोताजा हैं। इसलिए आपकी जो अभिव्यक्ति होगी उस ताजगी के साथ होगी। तो उस ताजगी को, जैसे अभी जो कविताएं सुना मैंने, जो प्रिंसिपल मैडम ने कहा अगर विद्यालय खर्च कर सकता हो तो होली क्रॉस की कविताएं करके तमाम जो यहाँ कवि बैठे हुए हैं उनकी कविताओं को एक जगह लेके पुस्तक बनाई जाए, और तो बहुत अच्छी कविताएं हो सकती हैं। ये ना बोलना कि जो लोग लिख रहे हैं आजकल, मैं हूं चाहे कोई, वो सब बहुत अच्छा ही लिख रहे हैं। कविता के नाम पर इतना कूड़ा परोसा जा रहा है, इतना कूड़ा परोसा जा रहा है, कवि को खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। या तो इतनी जटिल कविताएं लिखी जा रही, इतनी अमूर्त कविताएं लिखी जा रही हैं कि उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए नाक को चने चबाने पड़े। दांत से तो चना चबा सकते हो, नाक से चबा सकते हो क्या? तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष है कि इतनी सपाट, इतनी निरर्थक, इतनी व्यर्थ कविताएं लिखी जा रही हैं कि उनको पढ़ने से अच्छा अखबार पढ़। कविता में जब तक बांधने, खींचने, अपनी तरफ आकर्षित करने की बात नहीं होगी, कविता कविता नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि हम लोग तुमको कविता लिखना सिखा नहीं सकते। कुछ मामलों में वो स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो जिसे कहते हैं, वो भी होती है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक अतील लखनवी करके शायर हो गए हैं, वो कहते हैं कि न सोचा, न समझा, न सीखा, न जाना। न सोचा, न समझा, न सीखा, न जाना, मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना। तो न सोचा, न समझा, न सीखा, न जाना, मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना। जैसे घट जाता है उसी तरह से कविता भी घट जाएगी। निरंतर प्रयास और प्रतिभाशाली लोगों की एक दिक्कत होती है। अमूमन जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो लगनशील नहीं होते, उनमें लगन नहीं होती, मेहनत नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, उस पर लगातार लगे नहीं रहते। लेकिन जो प्रतिभा विहीन लोग होते हैं वो बड़े लगनशील होते हैं। जिनमें प्रतिभा नहीं रहती इतने लगनशील होते हैं कि भाई साहब बड़े बड़े को फेल कर दें। हाँ,
कई घोड़ों पर लादने बराबर कविताएं लिख देंगे। और प्रतिभाशाली लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तरह एक कहानी लेके घूमते रहे। लेकिन बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। आज तक हिंदी में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी से अच्छी कहानी नहीं लिखी गई। ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्रेम शब्द एक बार भी नहीं आता। तो कविता ये है, कविता तो हजार हजार शब्दों में कहीं एक जगह होती है। निराला लिखते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। जो प्रियतमा कभी नदी के किनारे पर हमारे साथ आती थी, अब नहीं आती। एक सूचना है। लेकिन कविता कहाँ है? सारी कविता अब में है, यानी पहले कभी आती थी, अब नहीं आती। तो अब नहीं आती का जो पूरा दर्द है वो उस कविता में सिमट जाता है। था एक मन और राम का जो न थका, विश्रांति हजारों तरह की थकन है, चारों तरफ से लहूलुहान है राम, इतने बाण लगे हैं राम को, इतनी जगह से रक्त स्रावित हो रहा है और मन भी टूट गया है। विभीषण को बुलाकर सबको कहते हैं, बंधुवर अब विजय नहीं होगी, प्रियतमा का उद्धार नहीं हो सकता, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। बताओ ना, कोई भी समय बता दो कि जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी तरफ न्याय न हो। आप भाग्यशाली हैं अगर आपके कत्ल का इल्जाम आप पर नहीं है। तो जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति, इससे और मन दबा हुआ है। लेकिन हाँ, वो राम ही नहीं है, वो हर व्यक्ति है जिसके भीतर एक मन होता है जो कभी थकता नहीं, दैन्य नहीं जानता, जीतता है और कभी यही समाज में अन्य लोगों के लिए करता है। आपको नहीं मालूम कि कितने लोग आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं। आपकी कविता की एक पंक्ति उन्हें दोबारा जीवन दे देती। इसलिए समाज में आप ब्यूटिशियन हो यार, आप न जाने कितने लोगों के जीवन को सौंदर्य प्रदान कर रहे हो। जो कॉस्मेटिक्स करता है ना, वो काम कभी करता है। और ये सच है कि आज की जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में जो अभी तक की जो बात हुई है वो अक्सर कार्यशालाओं और सेमिनारों में होने वाले प्रहसन से बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय सेमिनारों में और कार्यशालाओं में अमूमन हर वक्ता अपने घर से सोच के आता कि यही बोलेगा, विषय कुछ भी हो वो अपनी बात कहता जाता है। हमारे रीमा में कहावत है कि भैया तुम तो कछू बजाओ, हम तो वही नाचेंगे जो हमें आता है। तो आप कुछ भी बजाओ, हम तो वही नाचेंगे क्योंकि हम यही जानते ही हैं, इसके अलावा दूसरा नाच हमें नहीं आता। तो ये होता है राष्ट्रीय कार्यशालाओं में, सेमिनारों में। आज अपना दोनों सत्र एकदम विषयानुकूल और विषयों पर गया। हम सब आप लोगों को सुन करके भी उतने ही आनंदित हुए जितने बड़े कवि की कविताओं को सुनकर होते हैं। धन्यवाद।